भाई साहब शीतल जी आ गए हैं हमारे साथ। शीतल जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे ऑफिस से थोड़ी एक गफलत ये हो गई, आपको उन्होंने कह दिया 3:45 ज्वाइन कर लें। क्यों कहा है, मैंने अभी बुला के पूछा तो शायद खाना पीना खा लिया था, तो इन लोगों को लगा कि जल्दी आपको ही बुला लें। 10 मिनट पहले आपको बुला लिया था, माफी चाहता हूँ। शीतल जी, पहली चीज, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मीडिया बिकमिंग पीआर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, धीरे धीरे पब्लिसिटी वाला ही हो रहा है। एक चीज ये बताइए, क्या बिना गवर्नमेंट एड के कोई पेपर सरवाइव कर सकता है? बड़ी अजीब सी स्थिति है। मीडिया एक्चुअली बदल रहा है। मीडिया में सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से दो फर्क आए हैं। एक तो पब्लिक की भागीदारी मीडिया में बढ़ी है। आज फेसबुक पे हर आदमी पत्रकार है। अपनी जो भी उसकी भाषा है, जो उसको संस्कार है, जो उसको समझ में आता है, मीडिया को वो जैसे समझता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके पास एक प्लेटफॉर्म। ये दुनिया में करीब भारत में ही हमारे 36 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, और उसमें से एक्टिव अकाउंट्स की संख्या भी 12-13 करोड़ से ज्यादा है। जो लोग डेली कुछ न कुछ अपना कमेंट करते हैं, हर चीज पे सही गलत बोलते हैं। दूसरे जो संचार के साधनों में व्हाट्सएप जैसे जो हमारे आए हैं कम्युनिकेशन के मीडियम, इन लोगों ने एक दूसरा मीडिया, अंडरग्राउंड मीडिया सा क्रिएट कर दिया। इसमें वो लोग जो फेसबुक वगैरह पे लिखने में शर्माते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में वो अपना नहीं तो दूसरे का आगे बढ़ाने में उनको क्या दिक्कत होती है, क्लिक से पहुंच जाते हैं, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसी में ये हो जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करने के लिए जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, वो चूंकि सरकारों के साथ हैंड्स इन ग्लोव हो जाते हैं, और ज्यादातर जगहों पर यह पाया जा रहा है कि सरकारें इस सूचना का फायदा उठाती हैं और इस नॉलेज का फायदा उठाती है जो टेक्नोलॉजी ने उनको क्रिएट कर दी है, जिसमें वो सेग्रीगेट कर सकते हैं कि लोगों की, किस आदमी की क्या भावना है किस राजनीतिक सवाल पर। तो इस तरह से वो सेग्रीगेशन डाटा उनको मिल सकता है जो सरकारें इसका इस्तेमाल करना चाहें। भारत में ये शिकायत हो रही है, और अब तो पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है। तो ये बिल्कुल खतरा है, और इस खतरे का के मतलब तथ्य है कि ये जो माध्यम टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा हो, एक विचारधारा के प्रचार के लिए, किसी नेता के पक्ष में प्रचार के लिए, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए, किसी को विलन बनाने के लिए, सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, देश में उथल पुथल मचाने के लिए दुश्मन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सरकारें भी इस्तेमाल पब्लिक के विरुद्ध कर सकती हैं। ये खतरा इससे पैदा हो गया है। और जो मीडिया, परंपरागत मीडिया है, जो प्रिंट से आगे बढ़ के टेलीविजन मीडिया में बदला, उसकी चूंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक टेलीविजन चैनल राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए आपको कम से कम 100-125 करोड़ रुपया चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के चैनल के लिए। अब 100-125 करोड़ रुपए चलाने के लिए जाहिर है, आप मान सकते हैं हमारे देश में जिसमें करोड़ लोग से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं देते, और उसमें भी पहले 10% लोग ही मैक्सिमम देते हैं, तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं संख्या में जो इतना खर्च कर सकते हो, बहुत गिनती के लोग हैं। तो जाहिर है कि ये चीज धीरे धीरे छन के चली जाती है कारपोरेट्स के हाथ में, जो गिने चुने 25-50 लोग इस देश को चला रहे हैं। आर्थिक तौर पर वही लोग इन चीजों के भी मालिक हो गए हैं, सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो अगर वो लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें एक्स पार्टी को या एक्स नेता को सपोर्ट करना है, तो वो पूरा मीडियम जो है वही काम करने लगता है। फिर वो चूंकि वो वहां पर बने रहने के लिए अपनी हर चीज को गवर्नमेंट के ऊपर लादने के, हमारे देश का जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हर चीज हमारे ही खून पसीने से लेता है, और वो कोई इन्वेंट करके कोई चीज नहीं आया है, वो सरकार के साथ हैंड्स इन ग्लोव करके पैसे वाला बना है। वो एक्चुअली करप्ट मीन से दुनिया में रईस बन के सामने आया है। तो उसको आदत पड़ गई है सरकार का या टैक्स पेयर का पैसा चरने की, तो वो मीडिया खरीद तो लेता है, लेकिन चलाने के लिए वो इसको फिर सरकार पे डाल देता है। तो सरकारी खजाने आजकल अपने प्रचार में बहुत सारा पैसा इन माध्यमों को दे रहे हैं। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। देश में एक और गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है, डिस्पैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है इकोनॉमिक। दूसरी ओर ये हो रहा है कि इन माध्यमों के बहुत महंगे हो जाने की वजह से इनको चलाने का जो खर्च है
उसको आने के जो सोर्सेज है, और इस पर्टिकुलर दौर में जो 2 साल से चल रहा है कोरोना का वक्त, जिसमें जो दूसरे बहुत सारे माध्यम थे, पूरा एमएसएमई सूख गई, जो इंडस्ट्री थी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 25% डाउन है, बहुत सारी रेगुलर इंडस्ट्री डाउन है, तो ये सब के सब सिर्फ सरकारी विज्ञापन पर निर्भर है। ये निर्भरता उनको आप कह सकते हैं कि पक्षपात पूर्ण बना रही है, और हमारे यहाँ तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये पूरा मीडिया बहुत ही बेशर्मी से वो सब करने के काम कर रहा है, जिसको मीडिया का काम तो कहीं से नहीं कहा जाता, क्योंकि मीडिया का काम तो होता था अवाम के लिए ताकत से सवाल पूछना, जो पावर ऑफ द डे हो उसे क्वेश्चन करना, लेकिन वो काम छूट गया है। अब वो विपक्ष से सवाल करता है या जनता से ही सवाल करता है, कोई आंदोलन कर रहा है तो उसी को वो विलेन बना के पेश कर देता है। तो ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, तो आप उसे पीआर भी नहीं कहेंगे, कुछ क्रिमिनल टर्म उसका होना चाहिए। वो काम मीडिया कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है, इसका कोई हल नहीं। जी सतीश जी, मैं आपसे जरा एक चीज और समझ लूं। आप इतने पुराने समय के हैं, आपके समय जो एड होता था, इसकी जिम्मेदारी शायद मार्केटिंग मैनेजर की होती थी, या वो कैसे लाए? लेकिन अब तो ज्यादातर जितने मैं जितना जानता हूं, न्यूज़पेपर में कम से कम डायरेक्ट संपादक की जिम्मेदारी है। एड लॉ भी है न्यूज़पेपर में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आपके समय क्या ऐसा था कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी जब आप संपादक थे? जब मैं संपादक था, मेरे पास एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर थी। उसकी जिम्मेदारी थी, उसका एक कोटा था कि हमारे पत्रिका के इतने पन्ने हैं, उसमें इतने पन्नों का विज्ञापन चाहिए, उसको लाना था। एक टीम थी, उसके साथ एक दो लोग उसके असिस्टेंट थे, वो लोग काम करते थे। छोटी पत्रिका थी, शायद मेरा ख्याल है वो 64 पन्ने की थी। उसमें 12 पेज के अगर विज्ञापन आते तो अच्छा रहता, कम से कम 12 से नीचे मुश्किल होती थी। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा ग्रुप था जिसकी प्रतिष्ठा दिनमान की इतनी थी कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तो वो परेशानी थी। जनसत्ता में भी हमने, चूंकि मैंने रामनाथ जी से कहा था, उन्होंने कहा कि तुम शुरू करो, जो शुरू किया उसमें ये था कि उनको भी ये लगा कि इसकी प्रतिष्ठा इतनी है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। जनसत्ता में विज्ञापन बहुत नहीं होता था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में वो जो उनके टावर थे और बिल्डिंग थी, उनकी उसकी आमदनी इतनी थी कि वो जो नुकसान की भरपाई कर सकते थे। यानी कि रामनाथ जी ने बनाया था अपना अखबार, उसकी इंडिपेंडेंस के पीछे उनकी एक बिजनेस की सूझबूझ बहुत जरूरी थी। उनकी बिजनेस सूझबूझ में ये था कि ऐसे काम करो जिसका कि अखबार से पत्रकारिता को मतलब ना हो, और लेकिन उसमें आमदनी हो। तो रियल एस्टेट की बात अलग हुई, तो जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस जो बहादुर शाह जफरनाक नंबर 9-10 पे था, या जो एक्सप्रेस टावर मुंबई में थे, या चेन्नई में, बैंगलोर में, जहां जहां रियल एस्टेट थे, उसकी आमदनी से अखबार की जो डेफिसिट पूरी होती, और इतनी आमदनी होती थी कि वो सब लोग जो मालिक थे वो अपना काम करते थे। आप ये सोचिए कि मैं 6 बरस था वहां पे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तनख्वाह पहली को अपने आप चढ़ी नहीं। बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है मालिक की, ऐसा चलता है। तो हम उन लोगों ने ऐसा नियम बनाया था, कानून हिसाब बनाया था कि सरकार पे डिपेंडेंस कम से कम रहे। आज की तारीख में जो एक कोई भी कर सकता है अखबार शुरू, जो करना चाहेगा उसकी डिपेंडेंस जाहिर उन पे होगी, सरकार के पास जाएगा वो तो भोपू बन के चलेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू निकालेंगे अपना, जैसे कि देवदत्त निकालते थे। कोई विज्ञापन नहीं चाहिए, अपने जीवन की आहुति दे देंगे निकालने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि जो सिटीजन जर्नलिज्म बात आप देख रहे हैं, सिटीजन जर्नलिज्म की मुश्किल बहुत बड़ी है कि अगर हमारे सिटीजन 93% अनपढ़ है, उनकी समझ जो है वो ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आती है, तो वो कैसे जर्नलिज्म करें। जर्नलिज्म मतलब होता है एक आईना बनना, उसकी समझ चाहिए। तो ये मानना पड़ेगा कि एक बड़ा सवाल उठता था उस समय जब मैं संपादक था, कि जो लोग अखबार में आते हैं, जिनसे बात करते हैं, उनके सामने उनकी योग्यता किस हद तक है। यानी कि आपको रतन टाटा से बात करनी है, तो क्या आपके पास इतनी समझ बिजनेस की है कि उससे आप बात कर सके? अगर आपको जो बड़े नेता से बात करनी है, आप में राजनीति की समझ है कि कर सके? तो हमने देखा कि जो राजनीति की समझ जो है वो काफी एक तरह से देखिए कि वो नैसर्गिक होती है, कुछ एक तरह से मान लीजिए बेस लेवल पे होती है। बिजनेस समझ के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो अलग तरह की समझ होती है। उसमें जो अच्छे पत्रकार बनने में बहुत समय लग गया। तो बिजनेस में ये गड़बड़ कम होती है कि आप पत्रकारिता का जो स्तर है, जो बेस लाइन वहां पे थोड़ा ऊंची है। राजनीति में हर आदमी राजनीतिक हो सकता है,
सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी ओपिनियन है। और जो सिटीजन जर्नलिस्ट बन गया, चूंकि टेक्नोलॉजी ने ऐसा संभव कराया, तो उसके बाद जो है जो ज्यादा जो वेट, जो अज्ञानता का वेट बढ़ता चला जाएगा और जो समझदारी का वेट कम होता जाएगा। ये एक उसका एक दूसरा पहलू है जो सिटीजन जर्नलिज्म का। जहां लोग समझदार हैं वहां उससे बहस अच्छी होगी, जहां समझदार नहीं है बहस में जो अज्ञानता का वेट बढ़ता जा रहा है, जो आप देख रहे हैं आज की बिगेटरी में, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम लोग तथ्य और ओपिनियन के बीच का फर्क भूल चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो भोपू जो ओपिनियंस का है इतना बड़ा है कि तथ्य अपने आप खत्म हो गए। तो हम मिरर होने के बजाय हम फॉग्ड अप हो गए, सबके मिरर फॉग्ड अप हो गए। ठीक है, उसमें एक जो धुंधलापन दिखता है, मानते हैं धुंधलापन जो है वही इमेज बन गई है। लेकिन अगर अखबार चलाने हैं, जो प्रिंट मीडिया है सबसे ज्यादा सशक्त, वहां फिजिकल मटेरियल चाहिए, उसकी 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 लागत होती है। अगर आप चाहते हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, वहां पे ब्रॉडकास्ट वाली एक आदमी एक मुहिम बना सकता है अगर उसे लाइसेंस दिया जाए तो, और सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे, उसे आजादी आ सकती है। वीडियो मीडिया की थोड़ी ज्यादा लागत होती है, उसको थोड़ा डिपेंडेंस चाहिए किसी पर, कहीं ना कहीं विज्ञापन लाना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं व्यापार की तरह खड़ा होना पड़ेगा, उसकी मुश्किल थोड़ा ज्यादा होगी। लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है उस हिसाब से। तो जिस हद तक सरकार कर सकती है, भाई हर सरकार कोशिश हमेशा करती रही है, कुछ नियम होने चाहिए। एक नियम होना ये चाहिए कि कोई भी उद्योगपति या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके इंटरेस्ट किसी इंडस्ट्री में है, किसी भी रिश्ते पे है, उसको भी इस पे मीडिया बनाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जो जो ऐसे देश हैं जो इस बारे में मैच्योर्ड हो चुके हैं, वहां इस तरह के नियम है। अमेरिका में अगर आपके पास ओनरशिप एक राज्य में एक स्टेशन की है तो दूसरा राज्य आपको नहीं मिलेगा। इस तरह उन्होंने उसको कमजोर रखा। जब एक समय में कहीं रिलैक्स किया गया तो दो चार जो एजेंसियां बन गई, उनकी ताकत आज जो है जहां 140-50 स्टेशन के पास है बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो जब जब भी सरकार ने रेगुलेशन का इस्तेमाल किया है अपने पक्ष में लाने के लिए, उसका असर बाद में पड़ता है, लेकिन उससे जो है एक इम्बैलेंस खड़ा होता है। तो मेरा मानना है कि देश में ऐसा नियम होना चाहिए कि जो भी उद्योगपति है, अगर वो आना चाहता है पत्रकारिता में, तो उसका शेयर 1% ज्यादा ना हो किसी भी हालत में, या कुछ ऐसा बनाना चाहिए। मना तो नहीं कर सकते आप, बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका इतना कम उसका अधिकार हो या उसका हिस्सा हो, उसका असर न पड़े। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ऐसा नहीं कि नियम ऐसा नहीं है, नियम ऐसे ही है, उसको तोड़ना मरोड़ना ये सरकार को आता है, उसके पास बहुत ताकत है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसका मिसयूज करेंगे अगर आप, उसके खिलाफ कोई और तरीका ना हो उसको चलाने का, तो कैसे होगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक निष्पक्ष आयोग हो, निष्पक्ष होना चाहिए, वो आयोग कौन बनाएगा? जैसे कि प्रेस काउंसिल है, उसमें सरकार का बड़ा योगदान है, उसको तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वहां भी वो भी नहीं हो सकती है। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट आयोग बनाने की, जो लोगों को मॉनिटर करे और बताए कि कौन कितना निष्पक्ष है। कम से कम वो तो हम एक जो स्कोर बोर्ड सामने रखें सबके जनता के सामने, हम वो भी नहीं कर रहे। अगर सरकार रोड़ा लगाती है तो हम कम से कम नागरिक की जिम्मेदारी होती है, नेताओं की जिम्मेदारी होती है, सोचने वालों की जिम्मेदारी होती है, हम वो तो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। और जो करने की कोशिश करते हैं वो बेचारे इतने कमजोर हैं, डरे हुए हैं कि वो भाग जाते हैं। तो आज की तारीख में सिर्फ खड़ा होना बड़े साहस की निशानी है किसी भी तरह से देखे। पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया बहुत वल्नरेबल रहेगा, उसको टेक्नोलॉजी से भी एक डर लग रहा है और सरकार से भी डर लग रहा है। वो तभी जिंदा रहेगा जब सरकार उसको पूरा आश्रय देगी। तो ये बहुत बड़ी एक आज की स्थिति में सामाजिक जो बदलाव की बात करते हैं और जब लोकतंत्र की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो नई कैलकुलस हमारी है उसमें प्रिंट मीडिया की वायबिलिटी और प्रिंट मीडिया की वल्नरेबिलिटी दोनों को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ऑडियो मीडिया में थोड़ा गुंजाइश है, मुझे दिखती है कम से कम इंडिपेंडेंस की। और जो व्हाट्सएप मीडिया जो आपकी है, इस तरह की सोशल मीडिया है, वो हमेशा किसी न किसी तरह मुश्किल में खड़ी रहेगी, उसका हम कुछ कर नहीं सकते जब तक कि सब लोग समझदार ना हो जाए। वो बहुत लंबी कहानी है। जी, मैं आप विनीता जी को ले आना चाहूंगा डिस्कशन में। विनीता यादव जी, यंग जर्नलिस्ट,
न्यूज नशा नाम से इनका एक चैनल चलता है सोशल मीडिया पे, इनका पोर्टल भी है, और अभी जो भी इनका हुआ वो ये खुद बताएंगे कुछ अपना क्या क्या सरकार से इनका कितना प्रेम रहा। लेकिन विनीता जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि एक बाढ़ आ गई है आजकल शिखर सम्मेलन की, शिखर सम्मेलन, वो सम्मेलन, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आ जाते हैं, उसका फॉर्मेट फिक्स है। ताज होटल, जैसे लखनऊ में अगर करना है तो ताज होटल, देहरादून में करना है तो बड़ा होटल, उस होटल को ले लीजिए, 50 लोगों को बुला लीजिए, 10, 12, 15 लोगों को बुला लीजिए, 2.5-3 करोड़ रुपया लेके चले जाइए। और ये सबको पता है कि इसमें एक बड़ा आमदनी होती है उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये अनलिखित एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अब जब तुमको मैंने एक शिखर सम्मेलन का पैसा दिया है तो फिर तुम मेरे हिसाब से ही बात करोगे। तो ये नई साठगांठ नहीं हो गई है जो इलेक्शन से पहले खास करके इसकी बाढ़ आ जाती है शिखर सम्मेलन और इन सब की? विनीता जी, आप। जी आनंद जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप देखें अमेरिका में, तो वहां पर भी अलग तरह से डिबेट्स होती हैं, और प्रेसिडेंट को अपनी सोच विचार जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए आना पड़ता है पोडियम तक। ये भी एक तरह का पोडियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो एक प्लानिंग से चलता है, वो न्यूट्रल नहीं है, तो उस पर सवाल उठेंगे जो आप इस वक्त उठा भी रहे हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिखर सम्मेलन हो या कोई भी किसी भी चैनल के आगे प्रोग्राम्स होते हैं, फिर आप उसमें ऐड मिलते हैं, फिर उससे वो बायसनेस नजर आने लगती है। जाहिर है सवाल उठना लाजमी भी है इसमें। लेकिन अगर यही चीज न्यूट्रल तरीके से होती, जो पहले हुआ भी करती थी, अगर आप इसमें इसके साथ ये देखते हैं कि किस कार्यक्रम में हुआ, उसमें आपने गेस्ट भी बुलाए, उसमें योगी आदित्यनाथ को भी बुला रहे हैं, आप अखिलेश यादव को भी बुला रहे हैं, लेकिन उसी में आप बड़े तरीके से बाजू से निकलते हुए, जैसे कहते हैं, कि एक विचार को ज्यादा प्रमोट कर जाते हैं। और खास तौर से अगर आप सरकार में हैं, तो सरकार में होने की वजह से आपको एक बड़ा अमाउंट मिल ही रहा है। आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको ज्यादा वक्त भी मिलेगा, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए एंकर को भी मालूम है कि किस तरह से उस बात को कट करना है, नहीं करना है, कितना स्पेस देना है, किसको बोलने देना है, ये तमाम चीजें होती हैं। और आपने जैसा अभी कहा कि आपके साथ जो हाल ही में हुआ, हमारे साथ अभी मैं परसों एक डिस्कशन कर रही थी, इनफैक्ट एक 5 मिनट का छोटा सा प्रोग्राम था, और उसमें मैं बात कर रही थी शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर कि आखिरकार वो क्या है। शिक्षा भर्ती घोटाले में आखिर क्या हुआ, सरकार की कहाँ खामियां रही। जैसे ही वो कार्यक्रम मेरा खत्म होता है, जस्ट 1 मिनट के अंदर मुझे सूचना विभाग से एक मेल आता है कि आप इसी वक्त अपना जो हम विज्ञापन आपको हमने दिया था उसको रोक दीजिए, विथ इमीडिएट इफेक्ट, जस्ट स्टॉप इट। सो हमने उसको रोक दिया। लेकिन अगले दिन सुबह हमारी टीम से जो उनकी बातचीत होती है, काफी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि आप लोग मानेंगे नहीं और इसीलिए आप लोग को एंटरटेन नहीं करते हैं। तो हमें तो उनका विज्ञापन चाहिए भी नहीं इस तरीके से। विज्ञापन का मतलब होता है कि जब आप अपना एक प्लेसमेंट लेते हैं, एक जगह आपके पास होती है, वहां पर आपका विज्ञापन दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके नीचे जो न्यूज जा रही है उसको आप मैनिपुलेट करेंगे। जिस शिखर सम्मेलन या जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो एक मैनिपुलेशन ऑफ न्यूज में चली जाती है चीजें, वो नहीं होना चाहिए। वो अगर होता है तो फिर आपकी तस्वीर बायस्ड होने लग जाती है, और जनता तो देख ही रही है, उनको तो समझ आता है, व्यूअर को बहुत क्लियर हो गया है। जब हमने अपना करियर शुरू किया था तब हमें तो ये तस्वीर नहीं दिखाई देती थी, ये चैनल इसका है, वो चैनल उसका है, इस तरह की बातें नहीं होती थी। आज की तारीख में सीधा ये पूछा जाता है जर्नलिस्ट से, आप किस चैनल से? अच्छा, आप तो उनके समर्थक होंगे। अरे तो उस जर्नलिस्ट का अपना भी तो विचार हो सकता है ना कोई, लेकिन वो विचार नहीं जाएगा, क्योंकि अपना विचार भी जर्नलिस्ट का न्यूट्रल होना चाहिए। ये हमने हमेशा सीखा है। दो पक्ष को जानने के बाद अपनी बात सामने रखनी चाहिए, ये हमने हमेशा सीखा है। लेकिन अब मैं खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, हमने 2 साल पहले से शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। जैसे ही एक बात को आप रखने लगते हैं, क्योंकि सरकार पर आप सवाल करते हैं, क्योंकि सरकार पे तो सवाल करोगे ना, आप जर्नलिस्ट हो तो आप किस पर सवाल करोगे? विपक्ष को तो सवाल करने का कोई फायदा है नहीं। जैसे आप सरकार पर सवाल करते हैं, आप पर ये उंगली उठने लगती है कि आप फलां के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरह से तस्वीर बना देंगे तो फिर सवाल खत्म हो जाएंगे, खास तौर से सरकार पर उठने वाले सवाल। और फिर उसके लिए अगर वो अपने सवाल और जवाब दोनों अपने हिसाब से मैनेज करके चल रहे हैं, और वो भी आप जितनी आरटीआई लगती हैं, आपको मालूम है कितनी आरटीआई लगती हैं, पता लगता है कि कौन किसके पास कितने पैसे लेकर जा रहा है, कितना दे रहा है, कौन सूचना विभाग किसको ज्यादा प्रिविलेज दे रहा है, ये सारी तस्वीरें उसमें दिखाई देती हैं।
तो अब आप उनकी एक स्वतंत्रता जो है मीडिया की, कम से कम उसको आपको नहीं छूना चाहिए, मुझे लगता है। आप अपने विज्ञापन अपने पास रखिए, जिसमें आपको जो जोन है आपका वहीं तक लिमिटेड रहना चाहिए। एक थिन लाइन होती है, दिस अ वेरी वेरी थिन लाइन, और इसे इतनी इजीली क्रॉस कर रहे हैं सब लोग। और वही थिन लाइन की इधर अगर आप आते हैं तो आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट रहते हैं, और वही थिन लाइन से जरा सा आप उधर चले जाते हैं तो टोटली बायस्ड हो जाते हैं। और थिन लाइन का मतलब यही है कि जो विज्ञापन आपके पास आया है वो विज्ञापन की जगह रहना चाहिए, आपकी खबर में शामिल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर विज्ञापन आने के बाद ये बोला जाता है कि आप खबरें भी हमारी तरह लगाए। अगर आप जैसी वो खबर नहीं लगाते हैं और आप अपनी मर्जी से, मैं शिक्षक भर्ती घोटाले पे अगर बात कर रही हूँ तो किससे छिपा है, सबके सामने है। रोज धरने हो रहे हैं, 100 से ऊपर धरने हो चुके हैं उस पर। अगर मैंने उसी बात को सामने रखा तो क्या गलत है? इतनी सीधी अगर आपको लिबर्टी नहीं है बोलने की, तो ऐसे विज्ञापन तो चाहिए भी। जी, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मैं एक बात मैं कहूँ हाँ, आनंद जी? जी जी प्लीज प्लीज। देखिए, मैंने चारों नहीं कहने चाहिए, 4 पक्ष देखे। मैं संपादक भी था, और फिर मुझे मीडिया से डील भी करना पड़ा जब मैं चेयरमैन था वन लैपटॉप पर चाइल्ड का। जब मैं संपादक था तो मैं कहता था कि मेरा अधिकार है समझने का, बताइए। अब जब मैं चेयरमैन हूं, मुझे खुद जाना पड़ा, फिर सामने मैंने देखा, तब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उनको मैं कैसे समझाऊं। ये समझाने के लिए 20 साल लगेंगे, समझेंगे नहीं ये लोग। अब वहां फ्रस्ट्रेशन अलग तरह की है। मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक आदर्श की बात है, थिन लाइन बिल्कुल साफ है। आदर्श की बात यह है कि जो आदमी विज्ञापन देगा उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। उसकी अपेक्षा यह है कि विज्ञापन जगह हमारी है, लेकिन हम कुछ और भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारे साथ बेहतर पेश आएंगे, हमारे खिलाफ नहीं लिखेंगे। कुछ लिखेंगे खिलाफ होना हो तो उसको डाइल्यूट करेंगे। ये उसकी अपेक्षा है। हम नहीं कह रहे सही है गलत है। ये नियम समाज को बनाने पड़ेंगे कि इस अपेक्षा को हम कैसे मीडिएट करें, कैसे आर्बिट्रेट करें। वो हमारे नियम बने नहीं। जो एक जितना मेच्योर समाज होता है उसके नियम शार्पन होते चले जाते हैं। अमेरिका में जो है, एक जर्नलिस्ट सिर्फ कहना चाहता है तो नहीं कह सकता। वो कुछ कहेगा, उसको एक देखने वाला होता है, वो क्या समझता है, उसके ऊपर कोई होता है। 5 6 7 8 फिल्टर के बाद जो बात होती है वो आगे जाती है। उसके बाद भी उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, एक ऑम्बड्समैन होता है। यानी कि एक सिर्फ हम जर्नलिस्ट, हमारे मन में कोई बात आ गई, हम नहीं कह सकते। हमारे अखबार में 6 7 8 लेख, जितनी भी डिपेंड करता है कितने हम मेच्योर है, कितनी डेप्थ हमारी है, उस हिसाब से चीजें छपती हैं। तो हम इसको, मुझे दिखता है सच, वो सच नहीं है। उस सच को हमें तमाम अपने दायरे में तय करना पड़ता है कि आप सब लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। उसके बिना नहीं होता, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा हमें। और वो जो थिन लाइन की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपेक्षाएं सबकी जो होती हैं, कोई भी आपको विज्ञापन देगा उसकी अपेक्षाएं होंगी। उस अपेक्षा से कैसे आप डील करोगे, ये भी एक सवाल हमारे पास, जी बहुत जी महत्वपूर्ण सवाल है। मैं शीतल जी से के ऐसे पूछ लूं। मैं शीतल जी, उस जिस कार्यक्रम की बात कर रही हैं, मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं, मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं, मैंने देखा था। उसमें ठीक है, आप नेता को तो बुला ले रहे हैं, सब नेता आए। उसमें एक कार्यक्रम रखा गया उत्तर प्रदेश की कुछ कल्चरल, उसमें कल्चरल उसमें थे हमारे वो जो गाना ना गाते हैं, अरे दिल्ली से एमपी हैं, मनोज तिवारी जी थे, निरहुआ थे, मालिनी अवस्थी जी थी, और राजू श्रीवास्तव थे। राजू श्रीवास्तव जितने भोंडे ढंग से, जितने मैं कहूंगा भोंडे, और मतलब राजू श्रीवास्तव अपना अगर जोकरी करते, मिमिक्री करते तो ज्यादा अच्छा था। वो पूरे प्रोग्राम में बैठ के एक धर्म विशेष के लिए कि उनके वो पकड़ाए गए रहे, मतलब उनका नाम लेके, और उनके वो पकड़ाए गए रहे, और फिर हालत खराब हो गई। बहुत मजा आवा। फिर उन्होंने बताया कि वो गाड़ी उलट गई रही। अरे बहुत मौज आई। मतलब वो जिस ढंग से वहां प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे थे, और मतलब ये तो देखने वाली बात थी। दूसरी बात, मैं शीतल जी आपसे एक चीज और समझूं, जो ये होता है ना कि मैं ऐड बंद कर दूंगा। अकेला एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम लोग याचक की तरह खड़े रहते हैं और वो दाता की तरह खड़े रहते हैं। पैसा मेरा, पैसा हमने और आपने दिया है, पढ़ने वाले का पैसा, लेकिन वो याचक और दाता की स्थिति है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज और समझना शीतल जी समझूंगा, आप दिल्ली रहते हैं, एक्सपोजर है आपको सारा नेशनल का। ऐसा कहा जा रहा है, और मेरी जानकारी में अब डिबेट का विषय भी सरकार के कुछ चुनिंदा लोग तय करते हैं कि आज आप डिबेट इस पे करा दो। हेडलाइंस डिसाइड करते हैं कि अब ये हेडलाइन ज्यादा अच्छी रहेगी, इसको जरा पीछे कर दो, इसको आगे कर दो। तो ये कंट्रोल तो पूरी तरह से मीडिया पे आ ही गया। आपको क्या लगता है कि अब इससे ज्यादा क्या कंट्रोल होगा?
अनम्यूट कर लीजिएगा, शीतल जी अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो इस समय हो रहा है। एकदम ये बात सच है कि पिछले कई वर्षों से हमारे जो राष्ट्रीय चैनल है उनमें शाम की बहस क्या होगी, ये मुद्दा एक अधिकारी हैं जो पीएमओ में बैठते हैं, उनका नाम भी आता है, मैं नहीं लूंगा लेकिन सब लोग उनको जानते हैं, उनके यहाँ से सबको व्हाट्सएप आता है। इसके इतने प्रमाण अब आ चुके हैं कि कई बार तो यहाँ तक हो गया है कि जो प्रमुख एंकर और संपादक हैं टीवी चैनलों के, वे सब लोग लगभग उसी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। कई बार तो ट्वीट कट एंड पेस्ट सेम होता है। ऐसे कम से कम 10 मामले अल्ट न्यूज ने सामने रखे जो मीडिया में अवेलेबल है, जिनके रिकॉर्ड अवेलेबल है, कि एक ही ट्वीट जिसमें सरकार के की नीति का, सरकार के नेता का, सरकार के खिलाफ वाले के खिलाफ एक तरह की भाषा, एक ही तरह के शब्द, सब कुछ एज इट इज। पता चला कि राष्ट्रीय मीडिया के 10-10 चैनलों के 10 प्रमुख वही ट्वीट कर रहे हैं एक ही समय विशेष में, और शाम को आप पा रहे हैं कि सारे चैनलों पर एक आध अपवाद है उनको छोड़कर सब पे वही सब्जेक्ट किसी नए या पुराने शीर्षक से बहस में है, और सब में वही एक निशाना किया जा रहा है। तो ये अब बिल्कुल नियंत्रित है, अब इसमें कोई शक ही नहीं कि ये सारा का सारा जो आपका टेलीविजन का नाटक है, एक तो उनका जो टेलीविजन चलाने का एडिटोरियल तरीका है, संपादकीय तरीका, वो भी एक तरफा हो गया है। सब के सब ने फील्ड रिपोर्टिंग बंद कर दी है। सब के सब एक डिबेट का प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम रखते हैं। सब के सब उन डिबेट्स में विपक्ष को निशाना बनाने का या सरकार की किसी नीति के प्रचार करने के कार्यक्रम लेते हैं। ज्यादातर मामलों में सांप्रदायिक विभाजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम समाज में बंटवारा करें, एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाएं, और कोई छोटी, कई बार तो बिल्कुल गलत बात में, जो बाद में अगले दिन गलत साबित हो जाती है, कुछ घंटों बाद ही गलत साबित हो जाती है, लेकिन वो टेलीविजन चैनलों में प्रमुख घटना होती है। तो समस्या यह है कि वो ये सब मिलजुल के एक ही काम कर रहे हैं, जो जिस पर अब बहुत सारी पश्चिम में किताबें आ चुकी हैं, बहुत से अध्ययन आ चुके हैं, बहुत से लेख आते रहते हैं कि अब सत्ता के पास, दुनिया में जो भी सत्तारूढ़ है, उसके पास तकनीक और पैसे से ये सामर्थ्य आ गई है कि वो जनता के सोचने समझने को तय कर सकता है, उसको एक किसी धारा में ले जा सकता है, किसी के समर्थन या किसी के विपक्ष में खड़ा कर सकता है, किसी सवाल पर उसकी राय बना बिगाड़ सकता है। ये काम किया जा रहा है बहुत ही सुसंगठित तरीके से, और इसमें अब सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। और इसमें ये जितने भी माध्यम नए आ रहे हैं या जो पहले से चले आ रहे हैं, उन सब में इस तरह का एक कंट्रोल साफ साफ सबको नजर आता है, और उसका असर भी है। हम लोगों से बातचीत में उसका असर पाते हैं कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप एक किस्म का सवाल करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी राजनेता के बारे में, किसी नीति के बारे में, किसी सरकारी प्रोग्राम के बारे में, किसी सामाजिक सवाल के बारे में, और आप 200 किलोमीटर चले जाते हैं और गांव के गांव जिनको आप समझते हैं कि वो हमारे देश का लोकतंत्र बचाए हुए हैं, उन्हीं में आप पाते हैं कि लोकतंत्र तो वहाँ है ही नहीं है। कोई एक खास बात वही आपको 100-200 किलोमीटर तक लोग बताते चले जाएंगे, और आप उनमें से पूछिए तो 100 में से 90 लोग सवाल के जवाब में बताएंगे कि उनकी नॉलेज का सोर्स क्या है। अरे क्या बात करते हैं, ये देखिए वीडियो। उनके पास कोई वीडियो होता है जो उनको व्हाट्सएप पे या किसी माध्यम से पहुंचाया गया है, या उनके किसी फेसबुक के कमेंट में आया है, या वो एक क्लिप रखे रहते हैं कि क्या बात करते हैं, टीवी फलाने में हमने ये चैनल पे देखा था, ये देख लीजिए। तो ये हो गया है कि अब मीडिया का काम सरकार की ओर से किसी एक खास नेता के पक्ष में, किसी एक खास नीति के पक्ष में, किसी समुदाय के विरुद्ध, किसी राजनेता के विरुद्ध राय बनाने का है, और ये संगठित तौर पर अभियान चलाया जाता है। और बिल्कुल आपका आप इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, चूंकि इसके तो अनवरत प्रमाण मौजूद हैं। कोई भी जो भी पत्रकारिता के विद्यार्थी और इसमें फैकल्टीज और शोधार्थी इसमें अध्ययन कर रहे हैं, उन सब के पास इनके रेफरेंसेस हैं, जो बीच बीच में कुछ पोर्टल्स वगैरह दिखाते भी रहते हैं कि कैसे इस काम को किया जा रहा है, कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, कितने लोग इसमें लगे हैं।
इंटिमिडेट करने के लिए बाकायदा फौजें हैं जिनको आईटी सेल कहा जाता है। अब तो बाकायदा राजनीतिक दल अपने अपने घोषित तौर पर आईटी सेल रखते हैं। पहले ये एक खास पार्टी और एक खास धारा की विशेषता थी, लेकिन अब सबको समझ में आ गया है कि यही एक रास्ता है। कुछ ऐसे विशेषज्ञ सामाजिक राजनीतिक समाज में सामने आ गए हैं जिनको आप देखते हैं, जिनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो इस नई तकनीक का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने में जिनकी भूमिका है और उनको बड़ी बड़ी कीमत दी जाती है, जितना टेलीविजन वाले भी नहीं सोच सकते, उतनी बड़ी कीमत से वो चुनावों को प्रभावित करते हैं, नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जो क्रॉनी कैपिटल के हमारे जो सोशल नेतृत्व है उसके तहत आ गई है, और तकनीक ने इसको बहुत ही मारक बना दिया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी जी। सतीश जी, मैं एक चीज और जरा आपको, सुधांशु अगर बीच में आपका क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। सतीश जी, मैं आपसे एक और चीज बताऊं, एक नई चीज और डेवलप हुई है। हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के हैं, शीतल जी भी डिजिटल और उस पे इनके बड़े फॉलोअर हैं। एक चीज लोग लिख के भेजते हैं कि आपने वो नहीं बोला, आपने वो नहीं कहा। अरे भाई, देश में हो रही हैं 10 चीजें, मैंने अगर 2 चीज पे बोला, उस 2 चीज में क्या गलत बोला उस पे बात कर लो। अगर मैंने उस पे कुछ गलती की हो तो भाई बिल्कुल आप मुझसे आप अपना तर्क दीजिए, मेरा तर्क अगर गलत होगा तो मैं माफी मांग लूंगा, उसको वापस ले लूंगा। अमूमन एक ये रोज आता है, कश्मीर पंडित जब वो कश्मीर छोड़ रहे थे तो आपने उस पर नहीं लिखा। अरे भाई, कश्मीर छोड़ रहे थे उसमें तुम्हारी भाजपा और तुम्हारी जनता दल की सरकार थी, हम क्या करें? जाके पूछो ना अपने भाजपा वालों से कि तुम्हारे जगमोहन जी वहां बैठे हुए थे, हम क्या करें उसके लिए? हमें नहीं पता, जगमोहन जी से मेरी दोस्ती नहीं थी। तो तरह तरह के इस तरह से आपको मेन मुद्दे से भटकाने की बात आती है। दूसरा, सतीश जी ये बताइए, आप जब पत्रकारिता करते थे, क्योंकि आजकल एक तो ये दाम की बात हमने आपको बता दी, एडवर्टीजमेंट के रूप में पैसा मिलता है, अब दंड भी एक हथियार हो गया है। मैं इस शो में मैं मतलब आपको बताऊं, ऐसे लोग जिस विश्वविद्यालय से आप हैं और जो अपने को इनकलाबी होने का बहुत वो कहता है, दंभ भरता है कि देश को दिशा दिखाता है, वहां के 2 ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो पढ़ाते थे, वो जो बात, ये अरे आजकल माहौल ठीक नहीं है बात करने का, जिनको अब जीवन में मतलब आप 65-70 साल के बाद अगर मान लीजिए जेल कोई भेज भी देगा तो क्या होगा? नहीं, ये लोग मना कर रहे हैं, लोगों में डर है, लोग किसी कैमरे पे आके बात करने से वो कर रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी का डर है, यूएपीए लगने का डर है। आपके समय ये सब समस्याएं थी सतीश जी? देखिए, अगर मैं आज देखूं, मुझे पत्रकार बनना पड़े आज, तो शायद मैं झिझकूंगा। जब मैं पत्रकार बना, मेरे लिए एक ही चारा था, एक प्रबुद्ध नागरिक बनने का एक ही तरीका था कि पत्रकारिता में जाऊं। मैं कहता था कि एक ही प्रोफेशन है जहां कोई व्यक्ति खुद बन सकता है, वो पत्रकारिता। उस समय में अश्विनी सरीन, अरुण शौरी को दफ्तर के अंदर कह सकता था, तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े पत्रकार हो, मैं नहीं मानता, मैं अपना पत्रकार हूँ। अश्विनी सरीन रिपोर्टर था, अरुण शौरी हमारी तरह एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, लेकिन दोनों का रिश्ता जो अखबार के अंदर था वो उस लेवल पे एजुकेट होता था, दोनों अपनी अस्मिता एक दूसरे में रख सकते थे। आज अगर ऐसा हुआ तो उसको निकाल दिया जाएगा, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम मानते थे कि एक पत्रकार की अपनी अस्मिता है, और ये जरूर है कि जब मैं औरों से मिलता था, कहते थे कि मैं आपसे इसलिए बात करता हूँ कि आप रामनाथ जी के आदमी हैं, हम जानना चाहते हैं आप जो सोचते हैं उससे पता लगता है रामनाथ जी क्या खेल खेलना चाहते हैं। तो देखिए, हर बात के कई स्तर हैं। एक स्तर पे वो हमेशा तब भी यही था कि हर अखबार की अपनी अलग जगह थी। टाइम्स ऑफ इंडिया गिरिराज जैन कुछ भी लिखते, वो जो प्रो इंदिरा गांधी होता था, एक्सप्रेस में वो थोड़ा बैलेंस हो जाता था, स्टेट्समैन में उसकी अलग तरह की बैलेंसिंग होती थी। जहां भी लोग रहेंगे, हम लोग तो रोबोटिक नहीं होते, उनकी अपनी समझ है, अपनी भाषा है, 700 शब्दों में, 800 शब्दों में उसी बात को हम कहेंगे, उसके कितने नुएंसेस निकलेंगे, लेकिन वो नुएंसेस की जो डिवर्सिटी है वही उसकी एक अपना उसका सौंदर्य है, वही उसकी एक उपादेयता भी है, एक तरह से देखें। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा हो गया है, आप जिस तरह से हमने आपसे कहा है वैसा नहीं दिखेंगे, हमारे पक्ष में आप नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। आज का जो समाज हमारा है, जो जो हम देख रहे हैं पत्रकारिता, इसको आप सेमी तानाशाही कहिए। जो हमारे समय में जो जब मैं पत्रकार था, जो तब जो पत्रकारिता थी, उसमें कुछ एक काफी फ्रीडम थी, एक वो हवा जो है, जो आजादी की उस पर थी, वो आज समझ नहीं पाते। गिरिलाल जैन
खुद चाहते थे कि हम इंदिरा गांधी के समर्थन में लिखें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनको कभी कहा नहीं था, अखबार उनको गाइडेंस नहीं दे रहा था, ये उनकी अपनी एक समझ थी। और वो इंटेलेक्चुअल मानते थे, वो इंटेलेक्चुअल जायंट थे, उनके सामने तमाम और संपादक थे। हमें कभी नहीं लगा, 8 साल में संपादक था, मुझे कभी किसी ने किसी तरह का मुझ पर दबाव नहीं डाला, एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला। एक बार सिर्फ अजीत सिंह ने गलती कर दी तो उनको मैंने डांट दिया, चले गए बेचारे। उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझ पर 8 साल में दबाव डाला हो किसी भी तरह का। आज जैसे विनीता ने कहा, आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, आपके पास फोन आ गए, लोग डांटते हैं, तो तरह की बातें करते हैं। ये काम नेतृत्व का है। अगर नेहरू जैसा एक विजनरी नेता होगा, अलग तरह की नीति बनेगी। पार्थसारथी ऐसा वाइस चांसलर जो होगा, क्या कहते थे वो, तुम्हें हमसे कुछ मांगना है, पहले मांगना सीखो, तुम उसके लिए आंदोलन करो, अपनी बात को सामने ला के रखो, एक पूरा का पूरा ग्रुप में आओ, अकेले मत आओ। तो वो कहते थे इससे कि एक परंपरा बनेगी, लोगों में एक समझ बनेगी कैसे क्या बात करते हैं लोकतंत्र से। ये थे हमारे नेहरू, इंदिरा। और इंदिरा गांधी के जमाने में भी डेमोक्रेसी को लेकर के, डेमोक्रेसी की नींव मजबूत करने के लिए काफी काम हुए 19 महीने के अलावा। संजय गांधी ने जो गंदापन किया उसकी हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो भी इंदिरा गांधी ने किया, हमेशा डेमोक्रेसी की नींव कहीं न कहीं मजबूत करने की कोशिश होती थी 19 महीने के अलावा। पिछले 7 साल में जो हुआ है वो अपने आप में एक किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात होगी, अगर हम आगे इतिहास देखेंगे तो। उसके पहले 10 साल में हुआ मनमोहन सिंह के जमाने में, कम से कम हम सब अपनी बात कह तो सकते थे। इन्होंने सब कुछ वही किया है जिसका विरोध करते थे, क्योंकि यहाँ समझ से ज्यादा मैं एको हम, जब एको हम की बात होगी तब डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। उसके लिए हमें लोग ऐसे होने चाहिए जो खड़े हो सके। जो लोग जयप्रकाश जी के साथ जुड़े, जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हुए, उस तरह के लोग आज कहाँ हैं, कहाँ चले गए वो लोग, वो क्यों नहीं खड़े हो रहे इन सब बारे में। तो इसलिए जो भी दो चार लोग जो बात कर रहे हैं, अपने बड़ी साहस की बात है। और इस तरह ये खत्म बात नहीं होगा। अगर 140 करोड़ लोग हैं तो ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो हमने एक जो समझ की जो एक सिलसिला बनाया इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, जहाँ एक बालक घड़ियालों के झील से निकल के तैर के चला जाता है, लोग उसको मान लेते हैं। जहाँ नोस्ट्राडामस कहता है कि एक आदमी 500 साल बाद होगा, उसका नाम ऐसा होगा, उसको बनेगा, राजा चक्रवर्ती बनेगा, उसको हम समझा देते लोगों को। 2021 की 28 अगस्त को मैं जब लोगों से बात करता हूं, आज भी लोग यही कहते हैं, 10 में से 9 लोग ऐसा कहते हैं। वहां बड़ी मुश्किल देश की है, सारी बातें एक कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। वो कॉन्टेक्स्ट का बिगाड़ दिया गया है अशिक्षा और एक जो झूठ और एक बेसिकली उनकी जो अपनी भावना ओपिनियंस हैं इतनी डोमिनेंट हो गई हैं, जहाँ फैक्ट्स का मतलब खत्म हो गया है, वस्तुस्थिति का, तथ्य का मतलब खत्म हो गया है। वो एक डरावनी चीज है। जब तक लोग तथ्य से एक तादाद नहीं करते तब तक हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो भी सिलसिला 7 साल में हुआ है, वो पीछे जाने का रास्ता साफ हो रहा है, आगे के बंद होते चला जा रहा है। इसी जरूरत है हमें विदिता जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, शीतल जैसे लोगों की। जो आप लोगों ने जो आप कर रहे हैं वो अपने आप में आज की जरूरत है। और इसीलिए हमें एक गर्व महसूस होता है कि आप कर रहे हैं। ऐसे 2-4 ही लोग होंगे देश में, दर्जन होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसकी जरूरत आज है। जैसे हम लोग जो कर रहे हैं ऐसे हम हजारों लोग चाहिए, तभी देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी हमारी पत्रकारिता बचेगी। लेकिन जो आज हो रहा है वो अपने आप में, ये मैं कहता हूं हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा दिन आएगा आज से 30 साल पहले। तो हम लोग बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, बहुत पतन के रास्ते में चल चुके हैं। अब जरूरत है आप जैसे लोग, हजारों लोग देश भर में पैदा हों, खड़े हों, तब तो बात बनेगी, वरना मुझे समझना है कैसे क्या काम चलेगा लोकतंत्र का। सुधांशु, आपका प्रश्न था कुछ? हाँ, एक तो ये जो आपको जो लोग कहते हैं ना, कोई मुद्दा कोई भी हो और बोलते हैं कि आपने उस दूसरे में मुद्दे पे बात नहीं की, तो फराज साहब उनके लिए, इन लोगों के लिए लिख गए हैं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। आप लोग तो सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज और मेन स्ट्रीम बात कर रहे थे। मैं चूंकि रेलवे से रिटायर हुआ हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है 2 साल रिटायर होने के बाद, वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो शुरू में मैं ब्लॉग करता था
तो ब्लॉग लोग कहते थे आप अच्छा लिख रहे हो, लेकिन इसकी रीच कम है, आप प्रिंट मीडिया में क्यों नहीं भेजते हो अपने ये। तो जाहिर है कि रेलवे में जो कुछ हाइप बिल्डअप हो रहा था उस पे अपनी ओपिनियन, इट वाज ओपिनियन पीसेस थे, तो मैंने भेजना शुरू किया। और चूंकि वो ट्रेन 18 जब बनी थी तो मैं जानता भी था सब बड़े बड़े पेपर्स के लोगों को, लेकिन कहीं छप नहीं रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप फला फला पेपर को भेजो, वही गवर्नमेंट के, आप जो लिख रहे हो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, वही शायद छापेंगे, ये लोग तो नहीं छापेंगे। और एक दो ने मुझे कहा भी, तो ने तो यहाँ तक कहा कि साहब इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए, आपने लिखा बहुत सही है पर डाइल्यूट कर दीजिए। मैंने कहा अगर डाइल्यूट कर दूं तो फिर लिखने का फायदा क्या है। आज वही चीज इधर कुछ पेपर्स में छप भी गया है, वो शायद ज्यादा लोग पढ़ते नहीं उन पेपर्स को इसलिए छप गया है, या वो ब्रांडेड है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। पर यही चीज आपके चैनल पे या रेलवे से रिलेटेड एक दो और जो डिजिटल मीडिया है वहां जाके कोई मुझसे नहीं कहता कि आप साहब ये बोलिए या वो मत बोलिए, या जानते हुए भी कि जो कुछ हो रहा है, जो स्पेशली जो हाइप आजकल चलती है उसके खिलाफ ही कुछ बोलूंगा मैं। आपने ये देखा होगा कि आजकल अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग इज न्यूज, क्या कर आपने क्या किया वो न्यूज नहीं है, हम ये करेंगे वो न्यूज हो गई। प्रेस नोट आता है वैसे का वैसा ही छप जाता है विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, या इवन परफॉर्मेंस को स्क्यू करके प्रेस नोट देता है, वो वैसे का वैसा ही छपता है। कोई ये नहीं पूछता कि साहब 3 महीने पहले आपने ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं। वो बड़े बड़े पेपर में भी वैसे ही छपता है। लेकिन ये आपके डिजिटल मीडिया में ये पूरी फ्रीडम मुझे दिख रही है, तो ये समझना चाह रहा हूँ क्या यही फ्यूचर रहेगा। शीतल जी आपसे है शीतल जी से सवाल पूछ रहा हूँ। आपका म्यूट है सर, अनम्यूट कर लें। हाँ, जरा सा सवाल अपना रिपीट कर दें, मैं आपसे फिर सुनता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ओपिनियन पीसेस जैसे जो मैं लिखता रहा, तो वो बड़े पेपर्स ने कुछ उन्होंने शर्माहट के साथ ही कह दिया कि भाई इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए, सरकार के खिलाफ थोड़ा जा रहा है, या छापा ही नहीं, या कुछ ऐसे एक दो जगह छपा जहां जो नो ब्रांडेड है कि ये सरकार के खिलाफ ही लिखते हैं या लेफ्टिस्ट टाइप के हैं, इस टाइप का। लेकिन जो डिजिटल मीडिया के, आनंद का चैनल तो है ही, खैर आई एम पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दैट, और भी कुछ हैं जो रेलवे से रिलेटेड ही हैं, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि साहब आप ये मत बोलिए या वो मत बोलिए या सरकार के खिलाफ, वो कोई रोक नहीं लगाते। और जानते हैं कि मुद्दा ऐसा है कि इसमें कोई सरकार की तारीफ करने तो मैं आ नहीं रहा हूँ, जो ओपिनियन है मेरी देने आ रहा हूँ, वहां पे कोई रोक नहीं दिखती। तो क्या अब यही माना जाए कि फ्यूचर, अब जेन्युइन न्यूज का फ्यूचर सिर्फ डिजिटल मीडिया ही रह जाएगा? ठीक कह रहे हैं आप। हमेशा ऐसा होता है कि एक मेन स्ट्रीम होती है और एक उसका प्रतिवाद होता है, हमेशा ऐसा रहा है। तो कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं लोग। जब आप देखते हैं कि दुनिया में जो, हम तो खैर भारत की बात कर रहे हैं, अभी एक अलग तरह की समस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में इस तरह की सोच समझ को संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए एक आदमी एक वेबसाइट लेके आता है, अपने पिता के पैसे ऑस्ट्रेलिया से लेता है, इंग्लैंड में बसता है और अपने जीवन को एक तरह से दांव पे लगा के, और दुनिया भर के लिए विकीलीक्स लेके आया वो, और उसने वो केबल पब्लिक कर दी है जो अमेरिका की विदेश नीति को पिछले 20-30 साल में, जो उसमें जो सच था, जो कहा जाता था लेकिन जिसके तथ्य किसी के पास नहीं थे, स्पेकुलेटिव था जो पूरा मामला, उसको उसने विकीलीक्स के माध्यम से अपने पैसे लगा के, अपने को रिस्क पे लगा के, नतीजतन उस पूरी जवानी उसकी बेचारी उरुग्वे की उसमें एम्बेसी में बैठे बैठे बीत गई। अभी वो जेल में है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो जर्नलिज्म था। तो हुआ ना, दुनिया में सारा जो एस्टेब्लिश प्रेस है उसमें से तो किसी ने नहीं किया, जब वो लेके आया तो फिर उसको सबने छापा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में ये इस तरह की जो बैंकिंग है, ऑफशोर की बैंकिंग है, जो अवैध बैंकिंग दुनिया चलाती है, एक वैध बैंकिंग, एक पूरी अवैध इकोनॉमी दुनिया में ही चलती है, और ये सारे बड़े देशों के आसपास के आइलैंड्स में होती है। पनामा हो कि ब्रिटिश आइलैंड्स हो, और भी है बीच बीच में जिनके नाम आते रहते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स जो कहलाते हैं। तो इनमें चलने वाली अर्थव्यवस्था को उनमें ही रहने वाले काम कर चुके या उनको जानने वाले तमाम लोग बीच बीच में लीक कर दिया करते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े ठगों के
जो वैसे बढ़िया व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, समाज में बड़े उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन सब के अकाउंट्स ओपन होके उसमें से आते हैं। ये हर साल हम आप कोई न कोई घोटाला इस तरह का दुनिया में देखते हैं। ये और बातें हैं, ये और बात है कि बहुत सारे मामलों में उसमें कुछ नहीं होता, चूंकि जैसे हमारे देश में पनामा पेपर्स और इनमें कुछ नहीं हुआ आज तक। 4 साल तो हो गए, और ये वो सरकार है जो ब्लैक मनी को वापस लाने के नारे पे देश में आई थी, और इसी ने ब्लैक मनी के जितने भी रहस्योद्घाटन हुए उनमें एक पे कुछ नहीं किया। रादर यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसा पैसा गलत करके भाग गए, और वो उनके मामले भी अभी तक अधर में ही लटके हुए हैं। तो ये, लेकिन ये हो रहा है ना, ये नियम से परे है, लेकिन ऐसा होता है। तो वो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो समझ लीजिए वही है, लेकिन नियम वो नहीं है। नियम तो मेन स्ट्रीम वो नहीं है, रोज सुबह की खबर वो नहीं है, हर पल की खबर जो आपके फोन में आ रही है वो नहीं है। तो जो लोगों का दिमाग बनाने का जो काम है, या दिमाग को एक और हाँकने का जो काम है, वो काम ये नहीं कर पाते, लेकिन झंझोड़ने का काम करते हैं, शॉक देते हैं बीच बीच में। तो ये भी होता रहता है। जो आप बता रहे हैं वो उसी तरह की एक जुम्बिश है, और मनुष्य में ये हरकत होती है। ये बेचारे देखिए, ये हमारे मित्र सेल वेल से नौकरी वोकरी छोड़ के कहाँ आप जो है ये बैठे हुए हैं लगा के, हमको आपको बुलवा रहे हैं। तो ये होता है जी। आज आपने इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ा दी है आपने, ये बता के अब। मैं विनीता जी को फिर से एक बार लाना चाहूंगा। विनीता जी, अच्छा नहीं निकल गई, अच्छा नेटवर्क की समस्या हो गई। मैं शीतल जी एक चीज और आपसे कहूंगा, जो सुधांशु आप कह रहे थे कि अब लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये दिक्कत पिछले 15-20 साल से आ गई थी। मैं एक पेपर निकालता था, मैं अपने दफ्तर में कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन इतने आलसी हो गए हैं, और जो रिपोर्टर्स हैं उनको अगर वो मिल गया डिजिटली, वहां से प्रेस नोट अगर भेज दिया तब तो वो छप जाएगा, लेकिन अगर वो प्रेस नोट आप कोई ऐसे दे गया तो वो कूड़ेदानी में जाएगा। कौन लिखे, कौन पढ़े? ये नहीं, और ये किसी का प्रेशर नहीं है। ये हम लोग कितनी बार कहे कि भैया इसको एक बार तुम अपनी भाषा में लिख दो, नहीं तो अब हम भी, जो हमारे दोस्त मित्र होते थे, कहते थे निकलवा, तो कहते थे भैया इसको डिजिटल कर दो तब भेजना, क्योंकि किसी भी पेपर में अगर तुमने ये सोचा कि डेस्क वाला लड़का इसको फिर लिखेगा, वो नहीं लिखेगा, तुम्हारा नहीं छपेगा। और शहर के 2-4 इसके बहुत वो थे, उसमें एक हमारे जगदीश गांधी साहब हैं, वो डिजिटल कहिए जो माध्यम का, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, जितनी तरह की भाषाएं उसमें भेज देते थे। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, वो सब भेज के जिसमें चाहिए उसमें लगा देते थे। तो ये एक समस्या एज अ पत्रकार हम सब लोगों के सामने रहती है। मैं शीतल जी, मेरा एक दूसरा भी वो है, जब आप मैं बहुत प्रौढ़ा अवस्था में जिसको कहेंगे, मैं तो अभी सीख रहा हूँ जर्नलिज्म। आपने जैसे कहा ना, 2 तरह के डिजिटल मीडिया में भी 2 तरह के वो हैं। एक है जो आईडी और फोन के सहारे पत्रकारिता कर रहे हैं, थाने, तहसील, प्रशासन, अस्पताल में जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने सिस्टम की भी कहीं ना कहीं फेल्योर है। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और उनकी कोई कमाई ये नहीं कि कई हजार रुपए कमा रहे हैं। अरे शाम को जो थानेदार है वो भी 100, 200, 400 रुपए दे देता है, इससे ज्यादा कहाँ कोई देता है। जी जी। और नहीं, और ये शहर के जो छोटे मोटे छुटभैये नेता हैं, वो भी यही सब 100, 200, कोई 1000, 10,000 देने वाला नहीं है। नहीं, क्योंकि मजबूरी है ये रोजगार, क्योंकि वो बाई चॉइस रोजगार नहीं कर रहे हैं। करें क्या, घर में बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल है, वो है, घर वाले बैठने नहीं दे रहे हैं, तो इसी बहाने बाहर निकलो। एक तो ये समस्या है। इसी में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाले कुछ हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मिर्जापुर में वो लड़का अगर दिखा देता है कि मिड डे मील में क्या मिल रहा है, और उसको आप जेल में डाल देते हैं, एनएसए लगा देते हैं उसके ऊपर। वो मतलब कंपन सिद्दीकी का अभी कितने दिन मामला हो गया है, पूरा देश इस समय खड़ा हुआ है। कितने लोग, मतलब जो भी हो, सू मोटो अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं इससे बात करूंगा, उससे कहाँ कुछ हुआ एक आदमी को। तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो टूटती है ना शीतल जी? नहीं, बिल्कुल टूटती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि उस पे एनएसए लग गया, लेकिन क्या खबरें रुकी? तब से भी तमाम खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। तो वही मैंने कहा कि मनुष्यता में ये एक अपने में एक नैसर्गिक गुण है कि ये सब होता है दुनिया में। तानाशाह अपनी तानाशाही के तौर तरीके निकालते हैं, हम लोग तो फिर भी एनएसए तक ही सीमित हैं। उन देशों में जहां लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, जहां मतलब जान से ही मार दिया जा रहा है,
वहां भी लोग सूचनाएं निकाल के दे रहे हैं। आप अफगानिस्तान में आज तक, बाय द वे, इस पूरे कूप के दौरान ऐसा हुआ कि इंटरनेट उनका चलता रहा और वहां से वीडियोस और खबरें लगातार आ रही, जबकि सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल इसकी डिजिटल स्क्रूटनी होगी पूरे अफगानिस्तान के, जो भी वहां चीजें हैं तालिबान करेंगे, और उन सारे लोगों को जिनको वो पाएंगे कि वो अमेरिका से मदद करते थे या जुड़े हुए थे या ऐसी प्रेस चला रहे थे, सब खतरे में है। लेकिन सूचनाएं आ रही है ना, तो ये मनुष्य में एक है जिजीविषा कि बुरे से बुरे वक्त में भी अपने अपने तरह से प्रतिरोध करने की कोशिश करता है। ये उसका प्रतिरोध है दरअसल, ये उसका जो भी चल रहा है उससे नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका है। बहुत बड़े बड़े आपराधिक गैंगों की सूचनाएं लोग दे देते हैं ना, और उससे पुलिस को और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों को फायदा हो जाता है। और ये होता है पाकिस्तान में भी। जो ये लादेन था, इतना बड़ा आतंक था जिससे अमेरिका डरता था, जिसकी अमेरिका तलाश कर रहा था, आखिर वहीं के तो कुछ लोगों ने काम किया, तब जाके वो पकड़ा गया। तो नीचे का फील्ड वर्क हुआ जिसमें उसके घर के लोगों के खून की जांच वगैरह हुई, ये सब वहीं के लोगों ने किया ना, जिनको बिल्कुल, वो तो क्लाशनिकोव की नोक पे थे। और वो चीज, वो डॉक्टर जिसने वो कैंपेन चलाया था, वो पाकिस्तान की जेल में है। तो ये होता रहता है, बुरे से बुरे वक्त में भी मनुष्य में ये गुण है कि वो उसमें से कोई न कोई किसी न किसी रूप से प्रतिरोध का नेतृत्व करता है और तरीका भी निकाल लेता है। तो यही हो रहा। जी, सतीश जी, जाने से पहले एक जल्दी से आपसे, आपके समय, क्योंकि अभी एक एडिटोरियल और एक एडवोटोरियल, दो तरह के वो हैं, और वो फर्क धीरे धीरे मिटता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत बार समझ ही में नहीं आता है कि क्या सही में ये एडिटोरियल है कि एडिटोरियल है। आप लोग के समय भी क्या इस तरह का था? ये विवाद होता था, कई बार लोग कुछ ऐसा करते थे, कुछ लोग ऐसा करते थे, लेकिन ये बहुत अनकॉमन चीज थी। लेकिन आज की तारीख में एक संपादक ने लिखा, एक हेडलाइन उन्होंने लिखी प्रशंसा में अपने नेता की, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बहुत बड़ा अखबार देश का है, उसके संपादक ने पूरी बड़े हेडलाइन पे लिखा, एक बहुत लंबा संपादकीय लिखा, पहले पेज पर लिखा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो अगर हम इस तरह की पत्रकारिता करेंगे तो पत्रकारिता कहाँ रहेगी भाई? वो तो बेसिकली एक माध्यम बन गया अपने आप को एक समर्थ व्यक्ति बनाने का। ये जो आपने किया, जो शीतल जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा सुन के, सबने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, ये सारी एक बैलेंस करने की बात है। ये चीजें हमेशा रही हैं, सवाल है किसका जोर कितना था। और जब, जैसे आप सुधांशु ने बात की, ये बहुत आवश्यक है कि हमारे पर कोई ना कोई फिल्टरिंग मैकेनिज्म हो। मैंने कुछ लिख दिया, जब तक वो किसी न किसी बार से फिल्टर होकर नहीं जाता, तब तक उसका छपने से ये होता है कि उसको भी मॉडरेशन नहीं हो पाता। अगर हम सब अपनी बातें कहते रहेंगे अनफिल्टर्ड, पूरा समाज अनफिल्टर्ड हो जाए तो भी मुश्किल है। अगर वो सिर्फ एक शब्द तो मुश्किल है, उसके बीच का बैलेंस निकालना पड़ेगा। पत्रकारिता जो है उसमें तरह तरह के ओपिनियंस हैं। हम पंचजन्य था, जो आपके एमएल के भी स्पोक्स मैगजीन्स थी, इंस्टीट्यूशंस थे, समाजवादी भी थे, तरह तरह के लोग थे। तो सारी जो विचारधाराएं हैं सबको जगह मिलनी चाहिए, और जिसकी जो समझ होगी उस हिसाब से वो विचारधारा आगे बढ़ेगी। लेकिन विचारधारा, यहाँ तथ्य की बात हो रही है, यहाँ तो तथ्य को बिल्कुल नकार दिया गया है। वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मुश्किल दिखती है, तथ्य को जो है बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, और सिर्फ एक विचार ही सही विचार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दो चीजें बहुत मुश्किल कर रही हैं। हम आज से 30 साल पहले इसलिए ऐसी नहीं थी, तथ्य भी थे, उनकी अलग अलग समझ लोगों की थी, अलग अलग तरह विचार थे, और सब लोग अपनी बातें रखते थे, जिसकी बात जहां तक पहुंचती थी वो समझ की बात थी। आगे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उस व्यवस्था को कैसे इंडिपेंडेंट रखें, कैसे ऐसे कानून बनाए, नियम बनाए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा हो कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एक लाइनें साफ कर दी जाए। आज लाइनें ब्लड हो चुकी है। अब आप मानिए, वो बात समझ में आती है, क्यों बात बताइए, जो पहला काम हमारे नेता ने किया था 2014 में, वो कि TRAI के जो अध्यक्ष थे, जिनको काम दिया नहीं जा सकता सरकार में, उनको उन्होंने ऑर्डिनेंस करके बुलाया। यानी कि पहला जो उनका कदम यह था कि जो नियम बना हुआ है उसको हम ऑर्डिनेंस से खारिज कर देंगे। उन्होंने सारे नियम खारिज कर दिए ईमानदारी से। अगर कोई आपको नियम दिख जाता है तो आपका सौभाग्य है,
तो मेरा तो ये मानना है कि आज की तारीख में हमारे यहाँ पत्रकारिता 95% खत्म हो चुकी है। 95% सिर्फ वो PR है, वो एक भूख के साथ चल रही है। 5% जो चल रहे हैं उनको हमारा सलाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए, क्योंकि मीडिया की एक ऐसी बात रहती है, हरदम उस पे प्रश्न लगाए जाते हैं। मैं खत्म करने से पहले एक बात आप सब लोगों को बता दूं, जैसे सुधांशु भी देख रहे हैं और बाकी जो मेरे नेक्स्ट पैनल के हैं, एक अजीब सी चीज हुई थी। जैसे अभी लगता है ना कि सरकार सब कंट्रोल कर रही है, आपको सुन के ताज्जुब होगा, यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ओलंपिक गोल्ड जीत के आए और उत्तर प्रदेश सरकार ने फुल पेज ऐड निकाला। फुल पेज, आप समझ सकते हैं कितना महंगा ऐड होता होगा, और सारे एडिशंस में दिया। मैं 2 पेपर का नाम लेके बोल रहा हूं। अंग्रेजी का सबसे लीडिंग पेपर भाई टाइम्स ऑफ इंडिया, और हिंदी का दैनिक जागरण। इन लोगों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको चौथे पेज पे छापा, फर्स्ट पेज पे भी नहीं छापा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे कोई जनरल कमर्शियल एडवर्टीजमेंट लगे, और दैनिक जागरण ने उसको 13 नंबर पेज पे छापा। मेरा कहना यह है कि कई बार यह लगता है कि इनके जो मैनेजर्स हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं वो भी इतने, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि अरे भाई नीरज चोपड़ा की वो थी, फुल पेज ऐड दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, तुम कहते नहीं उनसे कि इसको पहला पेज होना चाहिए था। ये मुख्यमंत्री की फोटो लग रही है, प्रधानमंत्री की फोटो लग रही है, इस सबके बाद भी उसको तुम 13 नंबर पे ढकेल दे रहे हो। खैर, अब शायद जो इस तरह का वो छापता है वो थोड़ा अपने मन की भी कर लेता है।